चलिए प्रारंभ करें। तैयार हो आप सभी लोग? ओके जी सर। चलिए आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। आज से 2 दिन आपके शेष बच गए। इन 2 दिनों में ये लास्ट श्रृंखला आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं पूर्व संध्या पर। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको भी। पहला ही प्रश्न ही आपका ये यहाँ पर देख पा रहे हो, मूल्यांकन का जो शाब्दिक अर्थ है। तो मूल्यांकन का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? यहाँ पर जांच करना होता है या परीक्षा लेना होता है, मूल्यांकन का आकलन आकलन होता है या विश्लेषण? बताइए। विश्लेषण। हैं? सर विश्लेषण। जांचना। जो भी सर ऑनलाइन देख रहा जांचना। है वो इस चीज को जांचना। आंसर देते हुए चलेगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर होता है, ये मूल्यांकन की हमने जहाँ पर बात करी, तो इसका आपने कहा कि क्या कहा आपने? विश्लेषण कहा ना? तो बेटा विश्लेषण नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूल मूल का क्या है? आकलन। ये ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। चलिए, अब यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो किसका है, बता सकते हैं? कोठारी। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन डांकेर करके है जो। चलिए और भी लोग बताइए, जो ऑनलाइन देखेगा वो भी इसका आंसर देगा। तो ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। ठीक है, ये अंतिम श्रृंखला है आप लोगों की, इसे एक बार अवश्य देख लीजिएगा अगर आपको मुनासिब लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आता है? ज्ञान का आता है, बोध का आता है, सूचना का आता है, उपरोक्त सभी? सर उपरोक्त सभी। सर उपरोक्त सभी। चलिए, सभी सभी। बिल्कुल ठीक है, सर उपरोक्त सभी। सभी पक्ष ही आता है। ठीक है, ये चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि मूल्यांकन का कार्य है। मूल्यांकन का क्या कार्य होता है? छात्रों का वर्गीकरण करना होता है, शिक्षण व्यू रचना का विकास करना होता है, या बालकों की व्यक्तिगत विभिन्न भिन्नताओं का पता लगाना होता है, या सभी? जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी सर ये आंसर सभी। क्या होता है? ये सभी पक्षों का क्या करता है? सर सभी। मूल्यांकन करता ये है। सभी। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि सशक्त और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सशक्त और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य की बात करें, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना है, या शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापना होता है, या सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उपचार करना। और डी आप देख पा रहे हो, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए आंसर दीजिए। जो भी ऑनलाइन देखेगा वो भी इसका आंसर देगा। मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि ये अंतिम श्रृंखला है एलटी की परीक्षा से पूर्व। चलिए बताइए। सर ऑप्शन डी, ये निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रबंधित किया जाना चाहिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, सर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है आपका सी। ठीक है, इसका सी है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उपचार करना। देखिए, जब कोई हम सशक्त और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं तो सीखने में होने वाली क्या कमियां हैं, हम उन कमियों को दूर करने की कहीं ना कहीं उपाय खोजते हैं। तो याद रखिएगा ये चीजें होती हैं। ठीक है, छठे नंबर का प्रश्न है। तो छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ है। ये हुआ था, कब से हुआ है? कि शिक्षा का हम बताना है आपको कि भारत में शिक्षा का क्षेत्र में मूल्यांकन का, तो 1947 में, 1986 में, या 1960 में, या 2005 में? बता सकती हैं कब हुआ था? चलिए आंसर दीजिए। कोई आइडिया? जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिएगा। देखिए, 2000। हाँ बोलो। सर ऑप्शन डी। सर 1960 में। बिल्कुल ठीक है, 1960 में ये हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो सातवें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है सशक्त और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है क्या है? सभी विषयों का मूल्यांकन, या फिर कहें बी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर सी
शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर डी शैक्षिक अंक से शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। क्या हो सकता है बताइए। सर सभी विषयों का मूल्यांकन। सभी विषयों का, ऑप्शन क्या है ये? इसका जो राइट, सर ए। नहीं बेटा वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? डी है ये डी। ये देख पा रहे हो आप ना? तो इसमें क्या होगा? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। अब बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा या गृह का परीक्षा द्वारा होना चाहिए, सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा हो गया, लिखित या मौखिक मूल्यांकन, ये परीक्षा द्वारा। बताइए बेटा कैसा होना चाहिए? सर सी सत्र व्यापक मूल्यांकन। है सर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, जो ये व्यापक, ये सशक्त और व्यापक मूल्यांकन द्वारा क्या होना चाहिए? बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। वहीं पर आप 9वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि सशक्त और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। किस चीज़ पर बल देता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ये कह रहा है कि सीखने और सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल का निरंतर परीक्षण होना चाहिए, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का समन्वय, या फिर बोर्ड परीक्षा पर। बताइए किस पे होना चाहिए? चलिए, जो भी ऑनलाइन देखेगा वो भी आंसर दीजिए। लास्ट श्रृंखला है ये एलटी की भर्ती परीक्षा से पूर्व। चलिए बताइए। सर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल का ए सर ए। ए सर ए। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो 10वें नंबर का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? मूल्यांकन शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु किस प्रकार का कार्य करता है? यह पुनर्बलन, या अधिगम, या शिक्षण, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से, फटाफट आंसर दीजिए, फिर हिंदी श्रृंखला बहुत लंबी हो जाएगी। सर ऑप्शन ए पुनर्बलन। और बच्चे भी बताइए। ए सर। इसका जो राइट आंसर है कि ऑप्शन ए पुनर्बलन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है कि सशक्त और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। क्या है? सशक्त सत्र मूल्यांकन है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, या निदानात्मक मूल्यांकन है, इकाई मूल्यांकन? जल्दी आंसर दीजिए। सत्र मूल्यांकन सर। हैं? सत्र मूल्यांकन सर, ऑप्शन ए। चलिए और भी बच्चे दीजिए। ए सर ए सत्र मूल्यांकन। ये पुष्पा फटाफट आंसर दो बेटा, रुको मत। देखिए 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में ऐसे सर ए। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी, निदानात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, चलिए अब देखे हैं 12वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है शैक्षिक मूल्यांकन की प्रतिक्रिया चतुर्मुखी है। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का है, डॉक्टर पटेल का है, या फिर रूसो का है, या वेसल का है? तो बताइए किसका है? ये हम बात कर रहे हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन की प्रतिक्रिया का चौमुखी है। किसने ये कथन दिया था? जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिए। 2 दिन तो कुल बचे हैं आपके, फटाफट। कौन है? सर रूसो। बिल्कुल गलत है कि इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर पटेल द्वारा जो शैक्षिक मूल्यांकन की प्रतिक्रिया का जो चतुर्मुखी ये कथन इनके द्वारा कहा गया था। चलिए ये 13वें नंबर का प्रश्न है। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने की पर समान परिणाम आता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? व्यापक कहता है, वैध कहलाता है, विश्वसनीय कहता है, विविधीकृत कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर, बताइए। ऑप्शन डी वैध। वैध? सर सी। विश्वसनीयता। तो बिल्कुल ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो विश्वसनीयता है। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
देखिए यहाँ पर 14वें नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? संरचनात्मक होता है, अल्प संरचनात्मक होता है, या दोनों होता है, और में से कोई नहीं होता है? दोनों सर। थोड़ा खाना नहीं खाया है? थोड़ी जोर से बोलिए। दोनों में। दोनों सर, दोनों। ठीक है, सर, दोनों में। ये दोनों में ही दोनों में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर का प्रश्न है कि परिमाणात्मक उपकरणों में शामिल है, क्या है? परीक्षा है, मापनी है, या निर्धारण मापनी है, या उपरोक्त सभी? सर उपरोक्त सभी सर। उपरोक्त सभी। और लोग भी बताइए। जी सर, सभी। चलिए ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, जो भी ऑनलाइन बच्चा आप लोग आंसर दे रहे हैं, जो भी इसको देख रहा होगा, तो मैं आपके कमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई। तो आप आंसर देते हुए चलिएगा, और कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं यहाँ से आप मिलाते हुए चलिएगा। ये 2 दिन में आप क्या करना है वो सोच लीजिए। यहाँ पर अगर निरीक्षण का प्रकार है, किस प्रकार का नियंत्रण, या नियंत्रित निरीक्षण है, या स्वाभाविक निरीक्षण है, या ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं? ए बी दोनों सर। है सर ए और बी दोनों। ए बी दोनों, बिल्कुल ठीक है। सर ठीक सी। है, ए बी दोनों सही है। चलिए अब बात करेंगे 17 नंबर के प्रश्न की, किस परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्य पर, विषय वस्तु पर, प्रश्नों के प्रकार से, या उपरोक्त सभी? डी सर, इसका डी। ऑप्शन सर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होगे 18 नंबर का प्रश्न है, ये किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? किस प्रकार से बनाता है? निबंधात्मक परीक्षण, या बहुविकल्पी परीक्षण, या फिर सत्य असत्य प्रकार के परीक्षण, या फिर सभी? जल्दी आंसर दीजिए, जो भी ऑनलाइन देख रहा हो वो भी आंसर दीजिए बच्चों। निबंधात्मक परीक्षण पद। बिल्कुल ठीक है, ये निबंधात्मक परीक्षण पद, ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर। ठीक है, आप देखते हैं आपके 19वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? यह जांच सूची, या निरीक्षण, या संचयी आलेख, या रेटिंग स्केल? बताइए किस प्रकार से किया जाता है? निरीक्षण। और बच्चे भी बताइए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, आप लोग भी बताइए बेटा। सर तो निरीक्षण। इतनी देर में आंसर दे रहे हो, फटाफट जो भी आ रहा है फटाफट दीजिए। बिल्कुल ठीक है, ये निरीक्षण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 20वें नंबर का प्रश्न है कि छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं, गिनती सीखते हैं, या पहाड़े सीखते हैं, कविता सीखते हैं, उपरोक्त सभी? सभी सीखते हैं। सर सभी। ठीक है, सभी ये एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, किसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं कौन से हैं? फ्रीडमैन है, गिलफोर्ड है, कौन है, या अंतस्ती? गिलफोर्ड सर। बताइए। गिलफोर्ड सर। गिलफोर्ड? जी सर। तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही क्या? तुमने खाना नहीं खा रखा क्या, या फिर डर रहे हो कहीं पर ये पेपर आवाज़ नहीं आ रही आपकी? फिर नहीं सर, खाया है तो सर। फिर आवाज़ खाया है सर खाना। क्या कहा आपने? सर एयरफोन ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 22वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है? 15, 16, 17 या 18? अरे बताइए फटाफट। 17 सर। बिल्कुल ठीक है, 17 ही एज ए राइट आंसर है। देखिए 23वें नंबर का प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया था? 1956, 1961, 1981, 1991? चलिए बताइए जल्दी, कब किया था? 1961 में। 1961 में। और बताइए ऑनलाइन जो भी देख रहा है बच्चा, आप भी बताइए। सर 1956 में। 1956 कह रही है, तो
बिल्कुल सही है, 1956 में ही ये किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, आईक्यू का सूत्र है। क्या है, इन चारों में से आईक्यू का सूत्र बता सकते हैं कि क्या है? ए बी सी डी, बताइए। सर इनमें से कोई नहीं है। और लोग भी बताइए। सर इनमें से सर कोई बी। सर सर कोई बी। नहीं। कोई नहीं, तो बी। इस जो सर बी है। बी एज ए राइट आंसर। ठीक है, जिन्होंने भी बी कर गए, इसका MA गुणा 100 ऑब्लिक क्या CA, ये क्या है इसका, ये आईक्यू का सूत्र होता है। ठीक है, ये थोड़ा तुम्हें जब आईक्यू का सूत्र नहीं पता तुम पेपर देने जा रहे हो। छठन में कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है, बताओ। 5, 6, 7, 8। सर 7। सर 7। बिल्कुल सही है, 7 किया गया है। ठीक है, चलिए अब 26वें नंबर का प्रश्न देख पाए। निम्न में से कौन सा बुद्धि के मानक को रूप से प्रभावित करता है? ठीक है, देखिए फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे कि निम्न में से मैं कौन सा बुद्धि के मापन को रूप से प्रभावित करता है? अवसाद या फिर निदान विकार या फिर पदार्थ उपयोग या उपरोक्त सभी। चलिए बेटा बताइए, चलिए जिसे भी आता है आंसर दीजिए। सर उपरोक्त सभी। सर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। सर ए अवसाद। अवसाद, बिल्कुल सही कहा बच्ची ने, बिल्कुल सही है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। ठीक है, ये क्या करा, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा था ये, बताइए। टर्मन ने, बुर्थवर्थ ने। सर ए हाँ बताइए। टर्मन ने। हैं? ए टर्मन ने। टर्मन ने कहा था, ए टर्मन ने। पक्का है? और लोग बताइए। सर वुडवर्थ ने। वुडवर्थ। सर बी। बी एज राइट आंसर है, सही कहा आपने कि बुथवर्थ ने ही ये कहा था कि बुद्धि का कार्य करने की एक क्या है, विधि है। ठीक है, अब यहाँ पर 28वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, किसने बुद्धि को विभेद और चयन करने की शक्ति माना है? स्कॉट, बट या बेंगमन या गाल्टन, बताइए किसने कहा था? सर डी। गाल्टन। जी गाल्टन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर देते हुए चलिएगा बच्चों, क्योंकि 2 दिन तो शेष बचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 29वें नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अवस्था संपूर्ण मानसिक योग्यता है, ये किसने कहा था? बीने ने क्या था? स्टन कहना, वेलेर है, ये वेसलर है या बट? चलिए बताइए। वेस्लर ने। वेस्लर ने। और बताइए बच्चों। सर बी ने। बी ने नहीं, बी इसका जो राइट आंसर है टन्नन करके है, ऑप्शन बी एज ए राइट। ठीक है, बी ऑप्शन एज ए राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 30वें नंबर का प्रश्न, बुद्धि की द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, थर्स्टन या फिर स्पीयरमैन ने दिया था? मैन ने या बी ने, किसने दिया था? सर स्पीयरमैन। बिल्कुल सही है कि ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 31वें नंबर, भारतीय वैट्रिक बुद्धि परीक्षण है, तो क्या है ये बता सकते हो? बैटरी बुद्धि परीक्षण है, 4 उप परीक्षण है व्यक्तित्व मापन का, या 5 उप परीक्षण है या 7 उप परीक्षण है या 8 उप परीक्षण? 5 सर 5 ऊपर। 5। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 32वें नंबर का प्रश्न, प्रभावशाली आते हैं IQ 120 से 40 के बीच या 110 से 120 के बीच या 90 से 10 या फिर IQ 140 से ऊपर?
यहाँ हम बात करेंगे प्रभावशाली। सर 140 से ऊपर। 140 से सर ऊपर। 140 से ऊपर। बिल्कुल सही है। 140 के ऊपर जो भी व्यक्ति होते हैं जिनका आईक्यू लेवल ये होता है तो ये प्रभावशाली श्रेणी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 33वें नंबर का प्रश्न, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है? बता सकते हैं? डाल्टन है या थॉर्नडाइक है या टर्मन है या बर्गिंघम है? हरमन। टर्मन सर गाल्टन। है। गाल्टन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी टर्मन करके जो दिया है, ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है। ये कहता है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की जो योग्यता बुद्धि है ये टर्मन द्वारा ये कथन कहा गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 34वें नंबर का प्रश्न है कि ये बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा था? थर्स्टन। है थर्स्टन कह रहे हैं ये। थर्स्टन। तो और बताओ, कोई और बताइए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हो वो भी आंसर दीजिए। चलिए कोई बताएगा आंसर? तो इसका राइट आंसर है थर्स्टन, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। देखिए 35वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यह संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? वेस्लर है, ओटिस है या बीनर या पीटर। डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर? जी। कौन है? पीटर। पीटर है। पीटर। चलिए बिल्कुल सही उत्तर है। और बच्चियां आंसर नहीं दे पा रही, गलत बात है बेटा, 2 दिन बाद तो पेपर है। ठीक है। अब यहाँ पर 36वें नंबर का प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि के जनक हैं किसे माना जाता है? साइमन, टर्टन या गोलमैन या बिने? गोल्डमैन। गोल्डमैन। सर गोलमैन। गोलमैन। तो बिल्कुल ठीक है, गोलमैन क्या है? संवेगात्मक बुद्धि के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 37वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, यह थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? समाजी बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि या इनमें से कोई नहीं? मूर्त बुद्धि। तो हम बात कर रहे हैं कि सर मूर्त बुद्धि। हाँ बोलो। सी। देखिए मूर्त बुद्धि। हमने कहा कि यांत्रिक बुद्धि की जब हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत अमूर्त बुद्धि आती है। ठीक है। अमूर्त बुद्धि की हमने बात की है यहाँ पर। ठीक है। ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 38वें नंबर का प्रश्न है कि गायक बुद्धि किसे कहते हैं? गायक बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि या अमूर्त बुद्धि या समाजी बुद्धि या इनमें से कोई नहीं? मूर्त होगा। है? मूर्त बुद्धि। मूर्त है। हाँ। और बच्चियां बताइए, जो भी इस श्रृंखला को देख रहा है आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट सर अमूर्त। अमूर्त बुद्धि कह रही है तो गलत है बेटा। तो ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि इसे कहा जाता है। तो गायक बुद्धि किसे कहते हैं? तो ये मूर्त बुद्धि इसे कहते हैं। तो यह देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 39 नंबर का ये है कि तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? आनुवंशिक बुद्धि या अर्जित बुद्धि या सामाजिक बुद्धि या राजनीतिक बुद्धि? तो किसे कहा जाता है? हमने कहा तरल बुद्धि की बात कर रहे हैं, बताइए जल्दी से। ये जो तरल बुद्धि होती है ये किसे कहा जाता है? तरल। जितने पे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, आप भी आंसर देते हुए चलेगा, जितने भी इस श्रृंखला में देखेंगे। चलिए कोई भी आंसर देने में अक्षम रहे यहाँ पर। ठीक है। जबकि 2 दिन बाद पेपर है फिर भी नहीं दे पा रहे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपकी आनुवंशिक बुद्धि होती है। तो यह देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 40वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे कि ठोस बुद्धि कहा जाता है। ठोस बुद्धि किसे कहा जाता है? तो अर्जित बुद्धि है या आनुवंशिक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है, राजनीतिक बुद्धि है? ठोस बुद्धि की बात करें, अर्जित होगा सर। होगा से मतलब सर अर्जित बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए अर्जित बुद्धि एज ए राइट आंसर। ठीक है।
और बच्चे आंसर नहीं तो 2 ही आंसर दे रहे हैं, गलत बात है। यहाँ पर एक 40वें नंबर का प्रश्न है, ये बालू का सिद्धांत है, बुद्धि के किस सिद्धांतों को कहा जाता है? एक कारक सिद्धांत है, ये बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक। ये त्रितत्व सिद्धांत बहुकारक है, है। त्रिआयामी बहुकारक। है। तो इधर बहुकारक का है, बिल्कुल सर बहुकारक सिद्धांत। बहुत सही है, बिल्कुल सही है, बहुकारक सिद्धांत ही कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 42वें नंबर का एक प्रश्न है कि किस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, कह रहा है। तो यहाँ पर त्रिआयामी ये समूह तत्व त्रिआयामी है, मॉडल। ये बहुखंड है, ये एक तत्व विडवर्थ है, का त्रियामी मॉडल है सर ये। त्रिआयामी हाँ त्रिआयामी कह रहे हैं, तो और बच्चे नहीं बता रहे हैं, तो बहुत ही हाँ। बिल्कुल सही है बच्चा, तो ये सही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 43 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 40 नंबर का 3 प्रश्न क्या कह रहा है? ये गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है, बताइए। त्रिविषमी सिद्धांत है, त्रिआयामी सिद्धांत है, ये त्रिआयामी सभी है ये, उपयुक्त से है? सर ये सभी डी है सर। डी डी सभी उपरोक्त सभी होगा, बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त सभी है, ठीक है। गिलफोर्ड ने सभी सिद्धांत दिए थे। अब 44 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, ये कह रहे हैं यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि उपलब्धता जिसे IQ होगी कितनी होगी? 100 होगी, 120 होगी, 130 होगी, 140 होगी? 13 वर्ष के 123 हैं? 123 होगी। और 130 बताओ, बताइए। 130। तो इसका राइट आंसर है 130 ही होगी, ठीक है। ये देखो, सैंडल ने व्यक्तित्व को बताया है, क्या बताया है? एंडोमार्फी, एस्कोटोमार्फी या सैमोमार्फी या सभी? बताइए। डी है, डी। सभी सर सभी। सभी है, तो बिल्कुल सही है, ये सभी है, ठीक है। तो अब 46वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये ITA से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व या अधिगम या प्रेरणा? व्यक्तित्व। सर व्यक्तित्व। ठीक है, ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर आप 47 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है तो वह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? प्रतिभा का दर्शाता है, दार्शनिकता को दर्शाता है, या कुशलता को, या सृजनशीलता को दर्शाता है? डी सर्जनशीलता। हैं? सर्जनशीलता। बिल्कुल ठीक है, सृजनशीलता को ही वो दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? प्रशासन, अंकन या परीक्षण की लंबाई या अनुदेशन? किसको करती है? कौन सी प्रक्रिया परीक्षण को विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? अनुदेशन। जल्दी बताइए। चलिए, इन्होंने अनुदेशन कह रहे हैं, अनुदेश। तो इसका जो उत्तर दे रहे हो बिल्कुल भी गलत दे रहे हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंकन होगा, अंकन होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है, क्या होता है? देखिए, क्या तथा कितना अधिगम हुआ है, या अधिगमकर्ता की कमजोरियां जानने के लिए, या फिर ए तथा बी, या उपरोक्त कोई नहीं? देखिए, बुद्धि परीक्षण का उपयोग होता है, कह रहा है, ये याद रखिए। क्या तथा कितना अधिगम हुआ है? चलिए, और लोग बताएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि पेपर बहुत नजदीक आ रहा है, तुम लोग आंसर देने में असमर्थ हो, बिल्कुल अच्छा। ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है, ठीक है। ए और बी, ये हर्ष का, आप लोगों के लिए भी हर्ष का विषय है, मेरे लिए भी हर्ष का विषय है कि पेपर बहुत नजदीक आ रहा है, तो प्रश्न देने में असमर्थ हो, तो पेपर होने तक और असमर्थता आप दर्शाएं तो वो बेहतर है। चलिए, अब 50वें नंबर का प्रश्न है,
यहाँ पर देखिए परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। मानक चरण होता है, परियोजना चरण होता है, या फिर कहें या इसको लेखन होता है, या फिर क्या होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। परियोजना। सर परियोजना निर्माण। ठीक है, ये परियोजना निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर 51वें नंबर का प्रश्न देगा, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापने के लिए, व्यापक या फिर वैधता या फिर विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता। विश्वसनीयता। सर ठीक विश्वसनीयता। है, विश्वसनीयता एज ए राइट आंसर है। ठीक है, ये किसने किसने कहा कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक अपने उद्देश्य का मापन करता है, कि ये देख पा रहे होगे कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक आप अपने उद्देश्य का मापन करता है। गिलफोर्ड। किसने कहा है? गिलफोर्ड। सर गिलफोर्ड। आप कह रहे हो गिलफोर्ड, तो बिल्कुल ठीक है, गिलफोर्ड द्वारा ही ये कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 53 नंबर का प्रश्न है कि इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही संकलित गणना कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा आयोग ने, या ज्ञान आयोग ने, या शिक्षा नीति ने, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, किसने कहा था ये? जल्दी बताइए। शिक्षा आयोग। ज्ञान आयोग। आप दो और छूटे हैं, आप दो और छूटे उनको भी बोल दो। चलिए, इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल भी गलत दे रहे हो आप लोग, बहुत गलत आंसर दे रहे हो। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये कहा था। ठीक है, चलिए 54वें नंबर का प्रश्न है कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता होगी, क्या होगी? सामान्य होगी, कम होगी, बराबर होगी, अधिकतम होगी? अधिकतम। सर अधिकतम। ठीक है, अधिकतम होगी। अब यहाँ से नई श्रृंखला स्टार्ट होगी। देखो 1 नंबर, निम्न में से कौन शैक्षणिक शिक्षण कौशल से संबंधित है? ठीक है, ब्लैक बोर्ड लेखन है, या सवाल को हल करना होता है, प्रश्न पूछना हो, तो उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि दूसरे नंबर का प्रश्न है कि छात्रों के लिए कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण प्रतिक्रिया के लिए स्कूल में ICT योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में? चलिए बताइए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हो आप सब लोग बताइए, फटाफट बताइए। 2002। सर 2000 में। अच्छा, ठीक, 2001। बिल्कुल भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2004 है। तो आप लोग जितने भी अन्य लोग देख रहे होंगे तो आप सोच लीजिए कि बच्चों का स्तर क्या चल रहा है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो इनसे आगे निकल जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तीसरे नंबर का प्रश्न है कि गुणात्मकता अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्याचार्य की रूपरेखा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये बताइए। 1992। हैं? गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा राष्ट्रीय अध्यापक। आपने कहा 1992, और बताओ। 1996। चलिए, इसका जो राइट आंसर है बेटा, तो ना 1992 है ना 1996 है, ये है आपका 1998 इसका राइट आंसर है। तो अच्छा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो जाएगा सिलेक्शन ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न है कि NCF 2005 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। लिखित परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, मौखिक परीक्षण के आधार पर होना चाहिए, प्रेरणा के आधार पर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। मौखिक परीक्षण के आधार मौखिक परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। पर। सर सी। सी। प्रक्षेपण। प्रक्षेपण सी।
तो बिल्कुल ठीक है, प्रक्षेपण के आधार पर होना चाहिए। कौन कह रहा है ये? मौखिक या परीक्षण के आधार पर हो गया। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं बेटा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये प्रक्षेपण के आधार पर होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 5वें नंबर का प्रश्न है, नाटक विधि में रुचि लेते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र या फिर उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र या विश्वविद्यालय स्तर के छात्र, या इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक स्तर के छात्र। सर विश्वविद्यालय स्तर के चल छात्र। यहाँ पर विश्वविद्यालय के छात्र होंगे या प्राथमिक स्तर के छात्र होंगे नाटक विधि में रुचि लेने वाले? हाँ सर, प्राथमिक विश्वविद्यालय में से नाटक कराएंगे हम। 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर के प्रश्न को आप देखिएगा तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, आप कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? खोज विधि या भ्रमण विधि या फिर समस्या समाधान विधि या कहानी विधि? कहानी विधि। कहानी विधि सर, कहानी विधि। हाँ, मैंने यहाँ पर वो टिक लगा रखा है इसलिए तुमने देख लिया बेटा, ठीक है। ये कहानी विधि एज ए राइट आंसर, तो रामायण जो है ठीक है। चलिए यहाँ पर भी देख पा रहे होगे कि हमको ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। शिक्षक रुचि या पाठ्यचर्या या बालक की आवश्यकता या समाजी आवश्यकता? बालक की आवश्यकता। और लोग बताइए। सर बालक की आवश्यकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है, ठीक है। ये पाठ्यचर्या ये है, तो यह देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 8वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? किसकी कल्याण से संबंधित बातें करता है? आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों की? बताओ। सर ए। पिछड़े तक हैं? आर्थिक रूप से पिछड़े। तो जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए व्यक्तियों की जो बात की गई, जिसमें आपको 10% आरक्षण दिया जाता है, तो वही वाला ये है, ठीक है। अब बात करेंगे अगला, तो 9वें नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 1 अप्रैल 2010। क्या है? 1 अप्रैल 2010। 2010। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कि 10वें नंबर का प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए? 1:40 है? सर 1:40। तो यहाँ 1:40 एज ए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में सम्मिलित है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शिक्षा सांस्कृतिक संबंधी अधिकार? शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार। है? सर ऑप्शन डी। स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है समानता का। स्वतंत्रता का ये क्या अधिकार, ठीक है। हमने क्या बात करी? शिक्षा का अधिकार की बात करी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आप 12वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि भारतीय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्ष के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को शिक्षित एवं अप्रेरित या शिक्षकों को या फिर कहीं बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुभवों का, या फिर आप देख पा रहे हो बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार में? डी ऑप्शन बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार। और लोग बताइए। सी। चलिए और बताइए। सर सी। सर ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर आपका डी है, ठीक है। ये बालकों के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार को, ठीक है। अब बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 13वें नंबर का प्रश्न,
शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? भारत में, रूस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में? बताइए, जल्दी बताइए। भारत में। अमेरिका में। ये इसका जो किया गया था वो अमेरिका में किया गया था, एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 14 नंबर का प्रश्न है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह कथन किसका है, बता सकते हो? यह मत किस आयोग का है? ये कौन से आयोग ने कहा कि भारत? डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग। कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। हाँ, तो ये राधा कृष्णन आयोग की तरफ भागेगी बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो ये है आपका कोठारी आयोग ने ये कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये 15 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या कर, कक्षा शिक्षण तत्व अच्छा होता है जब छात्र डेडस क्या है, प्रश्न पूछते हैं या मन लगा कर सुनते हैं या अध्यापक के व्याख्यान को मन चुपचाप लगाकर नोट सुनते करते हैं। हैं या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न पूछते हैं। मन लगाकर सुनते हैं। जब छात्र प्रश्न पूछते बिल्कुल हैं। ठीक है। तो प्रश्न पूछते हैं और ये तो मन लगा के ही पढ़ रही है, ना ये मन लगा के पढ़ पा रही है ना मन लगा सुन के। ठीक है, मत करना। अब यहाँ पर सर एक क्वेश्चन में था ऐसे चल ही कोई आंसर वो मन लगा के जो वो वाला। क्वेश्चन में था वो क्वेश्चन नहीं आने वाला, यही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब भूत लेके जाएगा देखिए। ये आवाज बंद करो, आवाज बंद करो सलमा अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे कि क्या कह रहे हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40, 45, 45 घंटे। 50 या 55? 45। कितने हैं? 45 घंटे। 45। 45, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 17 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है क्या? नियोजन का सिद्धांत कहता है, सहसंबंध का सिद्धांत कहता है, लचीलेपन का सिद्धांत कहता है, विश्लेषण का सिद्धांत है? चलिए बताइए फटाफट। लचीलेपन का सिद्धांत। सर सी। लचीलेपन का सिद्धांत है। तो और लोगों ने मुंह में दही जमा ली। विश्लेषण का सिद्धांत। तो बिल्कुल ठीक है, विश्लेषण का सिद्धांत ये कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं, एनसीईआरटी जोर देता है, किस पर जोर देता है? अध्यापक केंद्रीय शिक्षा पर या व्यक्तिगत आधारित शिक्षा पर या बाल केंद्रीय शिक्षा पर या इनमें से कोई नहीं? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रीय शिक्षा पर। ठीक है, ये बाल केंद्रीय बाल शिक्षा पर केंद्रित शिक्षा। ही बल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 19 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावशाली शिक्षण हेतु आवश्यक है छात्रों को केंद्रित करना योग्य शिक्षा या दृश्य श्रवण या ये संबंधी या सभी। सभी? ये सभी। बिल्कुल सही है, तो ये सभी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर 20वें नंबर का एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है बाल केंद्रिता का सिद्धांत, लचीला सिद्धांत, क्रियात्मकशीलता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी? उपयुक्त सभी। ठीक है, ये उपरोक्त सभी होगा। चलिए हम यहाँ पर अब बात करेंगे कि यहाँ पर स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है कौन सी? प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक में सर्वेक्षण या स्टडी, केस स्टडी? केस स्टडी विधि। केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी विधि एज ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि 22वें नंबर का प्रश्न है कि कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं, यह विभेद कहलाता है क्या? कहलाता है भावात्मक भेद या व्यवहारिक भेद या सीखने का भेद या मूल्य प्रवृत्ति भेद? सीखने का मूल प्रवृत्ति का भेद। बिल्कुल ठीक है, मूल प्रवृत्ति का भेद एज ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 23वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, यह विधि जो देख कर सीखने का सिद्धांत पर आधारित है, निरीक्षण विधि, संकेंद्रित विधि है, क्रियात्मक विधि है, सामाजिक मित विधि है, समाज मिति विधि? क्रियात्मक विधि।
हैं? निरीक्षण विधि। बिल्कुल ठीक है, डी समाज विधि। निरीक्षण विधि अजय राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वें नंबर का परंपरागत शिक्षण विधि है कौन सा? व्याख्यान, परियोजना विधि है, पर्यवेक्षण विधि है या खेल विधि? परियोजना विधि। हैं? हैं? व्याख्यान विधि। तो इसका जो राइट आंसर है व्याख्यान विधि अजय राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं 25वें नंबर के प्रश्न की। ये छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ज़्यादा, कम, अनुचित या संतुलित? संतुलित। बिल्कुल ठीक है, संतुलित कार्य इनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 26वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि शिक्षण करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए छात्रों केंद्रित शिक्षण का, व्यक्तिगत भिन्नताओं का या जातिगत भेदभाव का, या इनमें से कोई नहीं? जातिगत भेदभाव का। बिल्कुल छात्र केंद्रित चल शिक्षण। गधी, ये आप देख पा रहे हो ऑप्शन सी एज राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप 27 का देखिए, शिक्षण में कितने 5 औपचारिक पद दिए हैं? किसने दिए हैं? हर्बर्ट स्किनर, डीवी या पेस्टोलॉजी, किसने दिया है? हर्बर्ट ने। तो बिल्कुल ठीक है, हर्बर्ट जी ने ये दिए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर 28वें नंबर का प्रश्न है कि अध्यापक का विशेष गुण है सहनशीलता, अध्ययनशीलता, अन्य विषयों का ज्ञान या निष्ठा? सहनशीलता। सहनशीलता जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे सर आप हमें सहन कर रहे ठीक हो। है, यहाँ पर 29वें नंबर का प्रश्न है कि अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होना चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, सभी? सभी। तो सभी। बिल्कुल सही है, सभी होने चाहिए। अब यहाँ पर इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षक की भूमिका होती है, किस प्रकार से होती है? निर्देशक, पथ प्रदर्शक की, नियंत्रक, इनमें से कोई नहीं? तो पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक की भूमिका ये यहाँ पर इसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये 50-60 प्रश्न आपके सामने रखे हैं, तो उसके आधार पर अगर मूल्यांकन किया जाए तो बहुत ही डल स्थिति हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में जितना खींच सकते हो खींच लो। ठीक है।